Good morning, student. Previously, we read about the half summary of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe, and the points are nation, Frederick Sorin and his visualization, the French Revolution and the idea of nation, the making of nationalism in Europe, and unification of Italy. Now, we are going through the other half part of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Unification of Germany. In the 18th century, Germany was divided into number of states. Some of these states ceased to exist during the Napoleonic Wars. At the end of the war, there were still 39 independent states in Germany. Prussia was the most powerful, dominated by big landlords known as Junkers. 18वीं शताब्दी में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उसमें बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो कि नेपोलियन वार जिस समय चल रही थी उस समय उनका जो अस्तित्व था वो ख़त्म कर दिया गया था। तभी भी नेपोलियन वार के एंड तक भी 39 स्टेट वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट बच गए थे। 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स वहाँ पर रह गए थे, जिनमें कि पर्शिया सबसे ज़्यादा पावरफुल था, जो जिसके ऊपर शासन करते थे वहाँ के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जमींदार, जिन्हें कि जंकर्स के नाम से जाना जाता था। Nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who was tired to unite the different regions of the German Federation into a nation-state governed by an elected parliament. जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, जो राज्य की भावना थी, किसी एक राज्य की भावना को लेकर जो सबसे ज़्यादा फैली हुई थी वहाँ पर कि सब पूरा जो जर्मनी है वो एक होना चाहिए, वो वहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके बीच में फैली हुई थी। वो लोग चाहते थे कि जर्मन में जो है एक संगठन बने जो कि पार्लियामेंट से संसदीय तरीके से देश को आगे बढ़ाए। इन मई 1848 a large number of political association come together to vote for an all German national assembly. मई 1848 में एक बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशन इकट्ठा होकर सामने आया, जिसने कि जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी उसके लिए वोटिंग की अपील की। देयर रिप्रेजेंटेटिव्स मेट एट फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट असेंबली प्रपोज द यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर द किंग ऑफ पर्शिया एज एम्परर। जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो जनरल नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो लोग फ्रैंकफर्ट में मिले और फ्रैंकफर्ट असेंबली में एक प्रपोज़ल दिया जिसमें कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में कहा गया कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजतंत्र हो जो कि पर्शिया के जो सम्राट हैं उनके अंडर में बनाया जाए। द किंग ऑफ पर्शिया रिजेक्टेड द ऑफर एंड द लिबरल्स इनिशिएटिव ऑफ नेशनल बिल्डिंग वाज रिप्रेजेंटेड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की, द मिलिट्री एंड द जंकर्स। जो किंग ऑफ पर्शिया थे उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं तैयार हुए इसके लिए। तो जो इनिशिएटिव लिया वहाँ के लिबरल लोगों ने, उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से आगे बढ़कर उन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें कि मोनार्की यानी कि राजशाही भी शामिल हुई, मिलिट्री भी शामिल हुई और साथ ही साथ जंकर्स जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग भी शामिल हुए। देन ऑन पर्शिया अंडर इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क लीड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बिस्मार्क कैरिड आउट दिस प्रोसेस with the help of the Persian army and the bureaucracy। उसके बाद पर्शिया ने अपने जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, उनके लीडिंग में, उनके आगे बढ़ते हुए उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बनाया, यानी कि इकट्ठा करने के लिए जर्मनी को एक संगठन बनाया। बिस्मार्क ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया पर्शियन आर्मी के साथ और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के साथ। ही फाउट 3 वॉर्स ओवर 7 years विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। उन्होंने 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ। पर्शिया was victorious in all these wars at the process of unification was completed as a result of Persia's victory over France। पर्शिया जो था वो इन तीनों युद्धों में जीता और उसके बाद फ्रांस को जीतने के बाद उनका जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हुई। Consequently, on 18th January 1871, an assembly comprising of princes of German states, representatives of the army, important Persian minister and Bismarck gathered
in the palace of Versailles and proclaimed the Persian king Caesar William the new German emperor. उसके बाद 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली बुलाई गई जिसमें कि जर्मन स्टेट के जो प्रिंसेस थे वो लोग आए, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव आए, पर्शियन मिनिस्टर आए और बिस्मार्क, ये लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पर इन लोगों पैलेस ऑफ वर्सलीज में जो महल था वर्सलीज का, वहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने जो पर्शियन किंग थे केसर विलियम, उनको अपना सम्राट घोषित कर दिया. विजुअलाइजिंग द नेशन, Marian and Germania were both female allegories used by artists in the 19th century to represent the nation. Marian and Germania ये दो फीमेल फिगर थी जिनको एक राष्ट्र के तौर पर दिखाया गया था. जैसे कि हमारे यहाँ भारत माता कहा जाता है, तो उन लोगों ने भी दो देवियों का रूप स्वीकार किया था जो कि 19वीं शताब्दी में वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो लोग इस्तेमाल किया करते थे. In France, she was named Marian, a popular Christian name which underlined the idea of people nation. फ्रांस में उसका नाम मैरियन दिया गया जो कि पॉपुलर क्लास नेम है और जिसका मतलब जो विचार हैं लोगों के एक राष्ट्र के अंतर्गत वो होता है. हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक. उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो उनके जो गुण थे वो क्या क्या रखे गए, जो रिपब्लिक के थे, आज़ादी के लिए और गणतंत्र के लिए, रेड कैप, ट्री कलर्स एंड कॉकेट, लाल टोपी, 3 रंग और मुर्गी के सर पे जो कलगी होती है वो. स्टैचू ऑफ मरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर एज अ नेशन सिंबल्स ऑफ यूनिटी. जो स्टैचू ऑफ मरियन था वो लोगों के समूह के चौराहे के जैसे जगह होती है उस जगह पर वो रखाए गए. मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड एज अ कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और साथ ही साथ उनकी जो मूर्ति थी उसको सिक्कों पर भी छापा गया और स्टैम्प्स पर भी उनका इस्तेमाल किया गया. इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग द आइडिया ऑफ फादरलैंड, दे वांटेड टू इम्प्लांट अ सुटेबल इमेज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. वो फादरलैंड नहीं बनाना चाहते थे, वो लोग लोगों के दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाना चाहते थे ताकि सभी लोग उससे जुड़े हुए रह सकें. दे इनवेरिएबल चूज़ द मदर फिगर. बिना किसी भेदभाव के उन्होंने मदर फिगर को चूज़ किया जिसके लिए उन्होंने जो कि उनके नेशन को सिंबलाइज करती थी. ब्रिटानिया, जर्मेनिया एंड मैरियन रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ मातृभूमि. उनके यहाँ 3 देवियों का रूप लिया गया, ब्रिटानिया, जर्मेनिया और मैरियन. जैसे कि हमारे यहाँ मातृभूमि कहा जाता है तो वो लोग उसको मातृभूमि की तरह मानते हैं. जर्मेनिया बिकम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन. जर्मेनिया वर्क्स एज अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स as German oak stands for heroism. It was hung from the ceiling. Hung from the ceiling of St. Paul's Church, where Frankfurt Parliament was converted to symbolize the liberal revolution. जर्मेनिया जो है वो एक एलेगरी फिगर है वहाँ पर जर्मन नेशन की. जर्मेनिया ने ओक ट्री के जो पत्ते हैं उनका बना हुआ ताज पहना हुआ है. ये वहाँ के चर्च से लटकी हुई, सबसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाई हुई है, उससे ऊंची है. और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जहाँ पर कि उन्होंने पहले यूनिफिकेशन के लिए मीटिंग की थी वहाँ के ऊपर ये स्थापित की गई है. नेपोलिक कोड. द फर्स्ट मेजर चेंज वाज डूइंग अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, स्टैब्लिशिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योरिंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी. जो फर्स्ट मेजर चेंज आया था वो था कि जो भी पहले से अधिकार हैं, जन्म के साथ मिले हुए अधिकार, वहाँ पर रहने के अधिकार, समानता का अधिकार और कानून के सामने समान रूप से रहने का अधिकार, और जो प्रॉपर्टी है उससे जुड़े हुए अधिकार लोगों को दिए गए. एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड. जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन थी उनको सिंप्लीफाई किया गया, आसान किया गया. फेडरल सिस्टम वाज एबोलाइज्ड एंड पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फरम एंड मैनोरियल ड्यूज. उसके बाद जो फेडरल सिस्टम था उसको सही किया गया और वहाँ से जो लोग जमींदारों के अंडर में काम करते थे उनसे उनको अलग किया गया. इन टाउन्स गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. शहरों में जो सामाजिक रूप से प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटा लिया गया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड. जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको आगे बढ़ाया गया, अच्छा किया गया. Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. जो किसान थे, नए बिजनेसमैन थे और
जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों को नई नई आज़ादी मिली थी, उन लोगों ने इसको पूरा एंजॉय किया. बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड इन पर्टिकुलर began to realize that uniform laws, standardized weight and measures, and a common nation currency would facilitate the movement and exchange of good and capital from the region to another. जो बिजनेसमैन थे या स्मॉल स्केल पे जो काम करते थे उन लोगों ने देखा कि जो मुद्रा का आदान प्रदान है उसकी यूनिफिकेशन होने से, एक जैसा होने से, वजन का समान होने से और भी सभी कानूनों के समान रूप से लागू होने से उनको खुद फ़ायदा होने लगा था. Nationalism and imperialism. Or last quarter of the 19th century, nationalism become a narrow creed. जो अंतिम समय आया था, अंतिम क्वार्टर आया था 19वीं शताब्दी का, तब जो बहुत छोटे छोटे बदलाव हुए एंड विद लिमिटेड एंड्स, जिसके बहुत छोटे छोटे अंत थे. इंटॉलरेंस बाल्कन बिकम द सेंस ऑफ बिग पावर राइवलरी. नेशनलिज्म अलाइड विद इम्पेरिज्म कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. जो इंटॉलरेंस थी, बर्दाश्त जो करने की सीमा होती है, वो रोकती गई. अब कोई भी किसी से डरता नहीं था. वर्ल्ड वॉर वन का भी कारण यही वजह बना था कि लोगों के बीच इंटॉलरेंस की भावना ख़त्म हो गई थी. आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज न्यू, सेम एवरीवेयर, नाउ सेम एवरीवेयर. जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना थी, वो सभी लोगों के लिए समान रूप से थी. बट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वाज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. लेकिन साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट था नेशन स्टेट का, राज्यों का, वो सभी में समान रूप से स्वीकार किया गया पूरे विश्व में. थैंक यू.